आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदीलुर रहमान साहब, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, डॉक्टर सुमैर अहमद साहब, डॉक्टर विनोद कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब लोग? सर थैंक यू सो मच, आज आप लोगों ने हमें टाइम दिया। छोटे छोटे से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। हम शुरुआत करते हैं, क्या हार्ट डिजीज स्टिल नंबर 1 किलर है? अभी भी जो है दिल का आर्जा जो है वो इतना आम है कि लोग जो है इसमें इतना फ्रिक्वेंटली मुब्तला हैं। अब मसला ये है कि जो दिल का आर्जा है उसकी वजह बहुत सारी है। ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस। जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पर हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई नई चीज़ हो रही होती है, तो आगे चल के लोगों को जो है दिल का आर्जा होने के इम्कानात बहुत है। और पूरी दुनिया में जो है वो 18 मिलियन लोग जो हैं वो इस दिल के आर्जे से मुतासर है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें मालूमात लेनी चाहिए। सही सर, खासकर पाकिस्तानियों में या साउथ एशियंस में ही दिल की बीमारियां ज्यादा क्यों पाई जाती हैं? पहला रीज़न आई वुड से कि एक तो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी डू नॉट हैव मच ऑफ स्पोर्ट्स। हमारे पास प्ले ग्राउंड्स नहीं रहे, और जो रहे वो शहर की रोडों ने ख़त्म कर दी। सही बात। सेकेंडली आई थिंक कि हमारी डाइटरी हैबिट भी थोड़ी सी प्रॉपर नहीं है। लाइफस्टाइल जो है हमारा वो सही नहीं है। सही। एंड थर्ड, देयर इज एन इशू विद आवर जेनेटिक्स। जो लोग यहाँ से बाहर भी अब्रॉड गए, चाहे वो अमेरिका या यूरोप में, तो वहाँ पे भी अगर पॉपुलेशन का उन्होंने एनालिसिस किया तो दे फाउंड साउथ एशियंस टू बी मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस, और दिल की आर्जा में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स। तो आई वुड सजेस्ट नेम के हमारा जो लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, डाइट और जारी बात है अबव ऑल फिजिकल इनएक्टिविटी। सही। ये बड़ा मसला है। और एक और बात है कि हम जो है ना दवाओं को भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से करनी चाहिए। अगर किसी को शक है, फैमिली हिस्ट्री है, और उसको ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं, तो या तो पेशेंट को पूरा कन्विंस नहीं है वो कि हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन करनी, और ना ही जो फिजिशियन है वो इतना एक्सरसाइज करता है, और फिर माशरा कहता है यार हम इतना खर्चा क्यों करें दवाओं पे। तो क्या बगैर किसी अलामत के भी दिल की बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल। जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, इसमें होता ये है कि जो पेन की हमारी नर्व्स होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि ये पेन होता है, वो वीक पड़ जाती हैं। तो उस तरह का जो टिपिकल अंजाइना है, जैसे कि सीने के बीच में दर्द होना और वो लेफ़्ट आर्म पे रेडिएट करना या जबड़ों में रेडिएट करना, सही। तो वो उस तरह से लोगों को डायबिटीज़ की वजह से वो प्रॉपर्ली फ़ील नहीं होता। ओके। तो वो अक्सर लोगों को कभी मैदे में दर्द हो जाता है या कुछ, वो अक्सर जब इमरजेंसी में लैंड करते हैं तो 7 अप पी के आ रहे होते हैं या इनो पी लेते हैं, फिर भी उनकी तकलीफ़ अगर दूर नहीं होती, तो जब हार्ट अटैक को काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो फिर वो हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, और इस तरह देखा गया है। और फिर जब इलाज में लेट हो जाता है तो फिर उनका प्रोग्नोसिस उस तरह का नहीं होता जो कि अगर अर्ली वो हमारे पास प्रेजेंट कर लें और हम उनका टाइम से जो है वो इलाज कर लें। तो ख़ास तौर पर डायबिटीज़ में ये मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को थोड़ा सा ये है कि बहुत एहतियात और कॉशियस रहना पड़े। एंड इसमें मैं ऐड करूँगा कि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो दिल के पट्टों को डैमेज करते हैं, उस बिना पर दिल का आर्जा होता है। जैसे कार्डियोमायोपैथी, हम उसका रोज यूज़ करते हैं, इसके अंदर शरीरें ठीक होती हैं लेकिन पट्टे थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाते हैं, वो चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो, स्ट्रेस की वजह से हो। सही। तो वो भी दिल का आर्जा करते नहीं, उनकी वजह ही नहीं होती उनकी, और फिर उनके अंदर रिकवरी बहुत तेज़ी से आती है, और ये फ़ायदेमंद है। सर, क्या औरतों के हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो मर्दों के हार्ट अटैक के सिम्टम्स से कुछ मुख्तलिफ है? जी, इसमें बहुत ज़रूरी है जानना। मैं बताना भी चाहूँगा कि औरतों के सिम्टम्स जो हैं उनके कुछ हार्मोनल या उनकी नेचुरल जो है इनके बिहेवियर की वजह से बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत एटिपिकल होते हैं। एटिपिकल से मुराद है कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि दिल का दर्द सिर्फ आगे से सीने में होगा और लेफ्ट आर्म में जाएगा और जबड़ों में जाएगा। जी। बट ऐसा नहीं है। सही। ऐसा वैसे ही नहीं है बहुत से पेशेंट्स के लिए, बट औरतों के लिए खास करके ज़रूरी है कि उनको ज़रूरी नहीं है ये सिम्टम हो। उनको सिर्फ घबराहट हो सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है, थकान भी उसकी एक अलामत है जिसकी वजह से औरतों में पाई जाती है कि उनको दिल की कमज़ोरी की वजह से आगे चल के थकान हुई है। वो फीमेल लाइफस्टाइल पे भी तो डिपेंडेंट हो सकती है ना? बिल्कुल, इसीलिए फीमेल्स को हमें प्रिकॉशनरी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है कि ऐसे सिम्टम्स उनको हों तो उनको रुजू करना चाहिए, उनको कार्डियक इवैल्यूएशन वैसे ही करनी चाहिए। सही। वैसे ही अगर किसी को दिल की अलामत ना हो तो प्राइमरी प्रिवेंशन में पहले ही जांच करते हैं। ये तो कुछ अलामत आ रही हैं,
भले ही चाहे वो टिपिकल नहीं हो, बट औरतों को वेरी ओवर कॉशियस थोड़ा रहना पड़ेगा सही है। इस लिहाज से कि उनको टेस्ट कराने में देरी नहीं करनी चाहिए, चाहे अलामत सिंपल भी हो। दे हैव टू हैव अ कंसल्टेशन विद कार्डियोलॉजिस्ट। ये कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही, एक दो टेस्ट कराना अच्छा होता है बनिस्बत कि उस अलामत को आप भुगतते रहें और बाद में बीमारी बड़ी निकले और खराब। अदीलुर रहमान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमेशा ही नुकसानदेह होता है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो हमारी ज़िंदगी का मेन जुज़्व है। ओके। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ मिसाल हमेशा देता हूँ कि मेरे जो दादा थे वो 2 अंडे 2 पराठे देसी घी के रोज़ खाते थे, लेकिन बंदर रोड से किमाड़ी पैदल जाते थे। जबरदस्त। अब वही डाइट मैं भी रखूँ, गाड़ी में आ जाऊँ, तो ये मेरे लिए नुकसानदेह है। तो इसकी कोलेस्ट्रॉल की जो सिंपल है कि उसके जो कुछ लेवल्स होते हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL कहलाता है, वो 40 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो शरियानों में चिपकता है वो LDL कहलाता है। उसकी मिकदार जो है आम आदमी जिसको कोई मर्ज नहीं है वो 120 से कम होना चाहिए। सही। अब हम ये नंबर्स की है तो हम समझाते कैसे हैं कि जैसे खाने पीने में खुराक है तो उसके अंदर तेल का इस्तेमाल जो है वो सिंपल फॉर्मूला है कि एक आदमी 1 लीटर 1 महीना, घर में 4 अफराद हो 4 लीटर तेल अगर आ जाए तो वो इक्वल सबको ये बराबर होता है। अब आप उसमें चाहे मछली फ्राई करें, पकौड़े करें, सालन में डालें, जैसे भी खाएं, तो उसका जो पैमाना है वो बरकरार रहता है। एक आदमी 1 लीटर 1 महीना। ये सही। आपका फॉर्मूला है। अब इसके साथ अगर आप कोई चीज़ खाना चाहें, मुरक्कम खाना, तो वो उसी पैमाने में आएंगे। जैसे कौरमा खाना है, निहारी खानी है महीने में, आप उसको उस पैमाने में रखेंगे तो कभी भी ये चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। जबरदस्त। सो ये वाली बात अच्छी लगी मुझे, एक आदमी 1 लीटर 1 महीना, ये याद रह जाएगा। Very good। मगर उसमें ये है कि मैं ऐड करना चाहूंगा कि उसमें एक्टिविटी को नहीं भूलना चाहिए। जी। 1 लीटर उसके लिए नुकसानदेह होगा जो बैठा रहे सारा दिन। सही बात। सही। किसी के लिए 1.5 लीटर भी फायदेमंद होगा अगर वो चलता फिरता है। बिल्कुल सही। तो ऑलवेज यू हैव हर्ड अबाउट द बैलेंस डाइट। यू नेवर हर्ड कि यार उनको रेस्ट्रिक्ट कर दो, उनको बंद कर दो। बैलेंस डाइट का मकसद यही होता है कि यू हैव टू कीप द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी। सही। सर, क्या लाइफस्टाइल जो है वो आपके हार्ट डिजीजेस को रिवर्स या रिजर्व कर सकता? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो जो अदील ने और डॉक्टर विनोद ने डिस्कस किया कोलेस्ट्रॉल का, एक चीज समझनी कि कुछ लोग जेनेटिकली बहुत ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन होती है सही। कि उनका LDL लेवल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है वो या ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं, वो जेनेटिकली है। ये आप उनकी डाइट भी कंट्रोल कर देंगे बट स्टिल लेवल है अ प्रॉब्लम ऑफ ओके। तो इसीलिए दुनिया भर में इसको कहा जाता है कि आप स्क्रीन आउट करें एट द एज ऑफ 20 years एटलीस्ट। सही। और अगर फैमिली हिस्ट्री तो उसको फिर रिपीट करते रहे 5 साल में सही। कि आपका कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है। जो आपका सवाल है कि लाइफस्टाइल में दुनिया भर में जितनी भी स्टडीज हुई उन्होंने कहा कि 25 to 30% रिडक्शन ऑफ एनी कार्डियो डिजीज वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल से चेंज होता है। ओके। नहीं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट अटैक के बाद भी लोग कहते हैं कि दवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी और पूरी दुनिया में भी कार्डियक रिहेबिलिटेशन का एक बहुत कंपोनेंट है जो ये आपको सजेस्ट और एडवाइस करता है। 25% आपके आगे के इवेंट्स या आपको न्यू इवेंट्स होने की रिस्क रिडक्शन है ओनली ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल में डाइट भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी है और आपका इमोशनल और सोशल स्ट्रेस भी एक कंपोनेंट। स्लीप ऑल्सो। एंड स्लीप। बिल्कुल। अब स्लीप जो है ना वो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें समझाया कि आपको दिन का वक्त कुछ नींद के लिए, कुछ आराम के लिए चाहिए। बिल्कुल। अब सारा दिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी तो आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन है, कोर्टिसोल लेवल्स हैं, वो हायर लेवल पे रहेंगे और उसका जो एक सर्केडियन रिदम है कि सुबह में ज्यादा होना, दोपहर में कम होना, फिर रात में और कम होकर फिर अगेन सुबह में राइज होना, सही। वो आपका डिस्टर्ब होता है। इसी तरह लेट नाइट जो नाइट होती है वो भी आपके लिए मुश्किल और परेशान कौन होता है। सही। तो फिजिकल एक्टिविटी जस्ट मेरा। सर, क्या स्टंट और बाईपास सर्जरीज जो हैं वो हार्ट डिजीजेस को परमानेंटली जो है वो ठीक कर देती हैं या नहीं? जी, इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि बाईपास की या स्टेंट की कब ज़रूरत आती है। सर। आमतौर पर जब कोई भी पेशेंट है उसको चलने में दर्द हो रहा है, अंजाइना हो रहा है, तो हम उसकी एंजियोग्राफी करते हैं और उसमें अगर वो हमें ब्लॉकेजेस जो है वो 90% से ज़्यादा या कहते हैं हीमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट है, अगर इतनी ज़्यादा आ रही हैं, यानी कि हार्ट को अगर खून नहीं पहुंच रहा जितना पहुंचना चाहिए, तो फिर मेस रिडक्शन के लिए, मेस कहते हैं जैसे मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स या प्रोग्नोस्टिक बेनिफिट्स के लिए हम ये प्रोसीजर्स करते हैं ताकि मुस्तकबिल में मेजर हार्ट अटैक से
बचा जा सके, क्योंकि अगर मेजर हार्ट अटैक हो जाता है तो फिर जो है ना वो हार्ट वीक हो जाता है और फिर इंसान की जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो Affect ख़राब होती है। जी जी, obviously। affect। तो वक्त से ये चीज़ें अगर हो जाए तो फिर और फिर अगर साथ में दवाइयाँ भी लें, जैसे खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, तो फिर ऐसे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बनिस्बत के जो कि ये ट्रीटमेंट्स ना कराएं काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। डॉक्टर विनोद कुमार साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या तंबाकू नोशी हमेशा दिल के अमराज की एक अहम वजह रही है? जी जी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ भी लिया। मैं कुछ बताना भी चाह रहा था। तंबाकू नोशी के हिसाब से बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों को। बिल्कुल ये बहुत नुकसानदेह है, और मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा नुकसानदेह शरीयानों के लिए तंबाकू नोशी और दूसरी शुगर है। तंबाकू नोशी शरीयानों को इतना ख़राब करती है कि खुद हम डॉक्टर ही जब एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, हम खुद भी सोचते हैं कि इनको ठीक किया जाए, कैसे किया जाए, और कितनी देर उसमें लगती है ना। नॉन स्मोकर में ठीक करने में देर नहीं लगती है मेरे को। अच्छा। और दूसरा ये मिसकॉन्सेप्शन के ये बिना तंबाकू नोशी वाले को भी हार्ट अटैक हो गया है, मुझे भी हो गया है, तो ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है ठीक ही एनवायरनमेंट में, करा लेते हैं। क्योंकि हमारे पास इतनी स्टडीज नहीं है। अगर स्टडीज की जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि तंबाकू नोशी वाले ज्यादा खराब है। अच्छा। नंबर सेकंड, जो तंबाकू नोशी वाले होते हैं उनकी शरीयानें ज्यादा खराब होती हैं अंदर, हम जब एंजियोग्राफी करते हैं देखते हैं, बनस्पत नॉन तंबाकू नोश। ओके। और तंबाकू नोशी वाले में जब हम स्टेंट डालने जाते हैं तो उसकी शरीयानों में एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज ब्लॉकेज करती है वो बहुत फैली हुई होती है, उसको ठीक करना और मुश्किल होता है। ओके। और दूसरे नंबर पे तंबाकू नोशी वाले बाउंस बैक, यानी 2 साल में, 3 साल में, 1.5 साल में फिर से उनको मसला जल्दी होता है बनस्पत के नॉन तंबाकू नोशी वाले। अच्छा, मतलब उसका वापस आने का जो भी चांस वापस आने के चांस भी तंबाकू नोशी वाले के बहुत ज्यादा। ओके। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जो आजकल जो यंगस्टर्स में जो ये हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो इसमें हम हर चीज़ की वजह पूछने जाते हैं मरीजों से कि क्या वजह हुई कि इनको हार्ट अटैक हुआ, तो अक्सर यंगस्टर्स में जो मेजर वजह निकलती है वो हार्ट अटैक की, वो ये तंबाकू नोशी ही निकलती है। तो अगर क्लिनिक्स में आ जाएं हार्ट अटैक से पहले, हम अगर पेशेंट्स की काउंसलिंग करें कि देखें सिगरेट ना पिए, तो जो कि उनको मानना चाहिए लेकिन फिर भी राज़ी नहीं होते। लेकिन वही अगर खुदा न खास्ता साल 1.5 में अटैक हो जाए और फिर हम राउंड्स के लिए जाते हैं, और ऐसा हुआ भी है कि देखो क्लिनिक में आपको मना किया तो अब रुक जाओ, तो वो फ़ौरन कहते हैं आइंदा हाथ नहीं लगाऊंगा। तो भाई अगर पहले रुक जाते तो क्या ही अच्छा हुआ। सही बात है। तो ये एक पब्लिक के लिए मैसेज भी है जी। कि वक्त से रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा सर, जैसे अभी बात हो रही थी कि यंगस्टर्स में जो है वो ज़्यादा होता है और वो भी सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन जेन ज़ी की स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो अब ई सिगरेट्स और शीशा कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं, तो क्या वो एक सेफर ऑल्टरनेटिव है सिगरेट का? टोबैको इन एनी फॉर्म ओके। वो हार्मफुल है। आप चाहे वेप ले लें, शीशा ले लें, सिगरेट ले लें, तंबाकू ले लें, थोड़ा कम तो कोई सा होगा सर। नथिंग। अच्छा जितने लोग ये पी रहे हैं जी। तो हमारी क्लिनिक में आते रहेंगे, हमारी उनकी दोस्ती पक्की होती चली जाएगी, हम खुश रहेंगे, वो बीमार रहेंगे। तो हमसे दूर रहना है, उस सिगरेट को छोड़ देना है, बस। सीधे लॉजिक। इसमें तो कोई निकोटीन बाय एनी मीन छोड़नी है। नहीं, इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं है। ओके। लेकिन ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि हर सिगरेट पीने वाले को हार्ट अटैक ही हो। हाँ। जो शरियाने दिल में है वो दिमाग में, आँख में, गुर्दे हर जगह। तो किसी को कुछ हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, किसी को चलने में तकलीफ है तो पैरों की शरियानों में तंगी आ सकती है। तो ये, लेकिन हार्ट अटैक्स के अगर मैं 100 केसेस लूँ और वो सिगरेट हो तो उनमें मोर देन 50% चांस है कि उनको, अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ, जैसे अगर मैं खुद स्मोकर हूँ, तो मुझे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है या सामने वाले को भी हो सकता है? सामने वाले को पैसिव स्मोकर कहलाता है। सही, दोनों इक्वली डेंजर है। इसमें आपको ऐड करूं कि जो सामने वाले, जो पास वाले जो होते हैं, जो स्मोकर्स के पास बैठे होते हैं, उनको 40% नुकसान होता है अकॉर्डिंग टू स्टडीज। जो खुद वो सिगरेट पी रहा है उसका 40% नुकसान उनको भी होता है, अच्छा। जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं। ये तो इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। इनको कम नहीं समझना चाहिए हमें। और खास करके उनके लिए मैसेज मैं दूंगा, जो पेरेंट्स, जो बड़े लोग अपने बच्चों के साथ सिगरेट पी रहे होते हैं घरों में, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। कि बच्चे के जो लंग्स होते हैं और जो हार्ट होती है या जो शरियानें होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं और वो जल्दी कैच करती हैं और वो ज्यादा नुकसान देती हैं। सो बी केयरफुल फॉर दिस। क्या स्ट्रेस अलोन ट्रिगर कर सकता है हार्ट अटैक?
जी, मैंने शुरू में भी इसको डिस्कशन किया था। जी। एक दो चीज़ें और ऐड कर दें, जैसे स्मोकिंग एक तो एलिमेंट बिल्कुल है, लेकिन साथ में जो पोल्यूशन इटसेल्फ है ना, एयर पोल्यूशन, जिसमें कि आपके माइक्रो नैनो लेवल्स पे जो आपके डस्ट और एलर्जेंस होते हैं, वो भी आपको क्रोनिक आर्टरी डिजीज करती है, यानी कि हार्ट अटैक का रिस्क बनाती है। इसी वजह से अगर आप साउथ एशिया में देखें तो हमारे यहाँ कराची में, लाहौर में, डिफरेंट एरियाज में एंड जो जॉब नेचर है जिनकी, जहाँ पे पोल्यूशन है, and जैसे आपने डिस्कस किया कि डस्ट और एलर्जी, और जो स्मोकर है या शीशा को गिरा तो आप धुआं आपकी तरफ जा रहा है, तो यू बिकम एट रिस्क बिकॉज ऑफ दोस polluted nano millimeters of particles in the arteries. जो आपका भी सवाल है कि स्ट्रेस अलोन ट्रिगर्स। आई थिंक स्ट्रेस में, जैसे डिस्कशन, स्ट्रेस डज कॉज क्रोनिक आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, आपको फालिज होने का भी रिस्क उससे होता है। रीजन कि जितना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उतना आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप स्ट्रेस लेवल में हमेशा बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं कि वो एक सस्टेन लेवल पे आपका एपिनेफ्रीन या नॉरएड्रेनालिन और कोर्टिसोल लेवल्स हायर साइड पे रहते हैं, विच कन्वर्ट्स इनटू हायर ब्लड प्रेशर, विच कन्वर्ट्स कि आपकी जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपकी वेसल्स को सिकुड़ने की शौक होता है कि भाई उसके रिस्पॉन्स में सिकुड़े, एंड देन दैट कैन कॉज क्रॉनिक इंसल्ट टू योर आर्टरीज, और फिर आपको उससे रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी होता है। जैसे डॉक्टर अदील ने कहा कि ये सिर्फ शरियाने दिल की नहीं है, बॉडी में तो हर जगह शरियान है, तो हम हमेशा हार्ट अटैक से डरते हैं। मेरे हिसाब से तो डरना अल्लाह से भी चाहिए, और साथ साथ सबसे पहले स्ट्रोक से बहुत ज्यादा रिस्क है, सही। एंड स्ट्रोक जो ना आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। बिल्कुल। और हार्ट अटैक तो चले रिलेटिवली फैंसी हो गया कि स्टेंट लग गया, ये लग गया, बट अगर खुदा ना खासा किसी को स्ट्रोक हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, देन दैट्स अ लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी। इट इज। सो वी शुड बी वेरी मच कॉशियस कि हम अपना स्ट्रेस लेवल हल्का रखें। लाइफ में, दुनिया में हर कोई भी जो पैदा हुआ है उसके साथ कुछ ना कुछ तो मसाइल रहे ही है, बिल्कुल। चाहे वो दीन के एतबार से हो चाहे दुनिया को। तो वी नीड टू काम डाउन, वी नीड टू काउंसल एंड रिलैक्स। सही। डॉक्टर सुमैर, आप हमें बताएं, क्या नींद की कमी दिल के लिए नुकसानदेह है? जी जी, जैसे डॉक्टर मोहम्मद अली ने अभी एक्सप्लेन किया कि जो चीज़ें स्ट्रेस के साथ होती हैं वही चीज़ें नींद की कमी के साथ भी होगी, अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली जिसकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसको स्ट्रेस होगा। और अक्सर हमारे मतलब 20-30% ऑफ द पेशेंट्स जो कि क्लिनिक्स में आते हैं वो नींद की कमी की वजह से आते हैं, क्योंकि अगर नींद की कमी होती है तो उसको कोई भी सिम्टम हो सकता है, उसको दिल की धड़कन हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रह सकता है, उसको स्ट्रेस हो सकता है, उसको चेस्ट पेन हो सकता है, उसको एंग्जाइटी हो सकती है, और उसका मैदा ख़राब हो सकता है, मूड ख़राब हो सकता है, घरों में झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी कह दें, ये सब नींद की कमी में फिट हो जाएंगे। ओके। तो अक्सर हमारे जो ब्लड प्रेशर्स होते हैं वो भी हम नींद की गोली से ट्रीट करते हैं, सही। कि ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लड प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर की दवा से ट्रीट करेंगे, और हम ये पकड़ लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ये तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो मैं ये बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि 20-30% ऑफ द पेशेंट्स को हम नींद की गोली देते हैं, उनकी स्ट्रेस रिलीव करते हैं, एंग्जाइटी रिलीज़ करते हैं, और वो मैजिकली ट्रीट हो जाते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो एनर्जी ड्रिंक्स है या एक्सेसिव कैफीन है, क्योंकि आजकल यूथ में बहुत कॉमन है कि एनर्जी ड्रिंक पिया एंड यू आर एनर्जेटिक, तो क्या एनर्जी ड्रिंक्स और एक्सेसिव कैफीन जो है वो हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है? जी जी बिल्कुल। एनर्जी ड्रिंक्स आर दिस अ मिसनॉमर, दीज आर नॉट एनर्जी ड्रिंक्स, दीज आर द ड्रेनिंग द एनर्जी रादर देन एनर्जी ड्रिंक्स, आई वुड से, बिकॉज के एनर्जी ड्रिंक्स में देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी आल्सो लाइक टू प्रिवेंट। जैसे हम शुगर को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, जो है नमक, जो सॉल्ट होता है उसमें बहुत बैड सॉल्ट होता है और बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है एनर्जी ड्रिंक पे? एनर्जी ड्रिंक्स में ही आप बढ़ेंगी तो आपको उसमें भी आपको केमिकल के नेम में सॉल्ट, आपको शुगर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो बहुत नुकसान दे देते हैं, और वो सारे आई वुड से कि आधे से ज़्यादा जड़ तो वही बन चुकी है हमारे कराची, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को ख़राब करती है, कोलेस्ट्रॉल को ख़राब करती है, ऑलरेडी इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से टॉप अप ये जो चीज़ें हैं वो आपको ठीक भी नहीं होने देती। एंड आई हैव एक्सपीरियंस कि जिस मरीज़ को मैं अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दूं और वो एनर्जी ड्रिंक्स पी रहा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कम करना भी मुश्किल हो जाता है, इवन विद द मेडिसिन्स। एंड इफ आई डिक्रीज द डोज एंड वो स्टॉप कर दे सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स ही, उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा हो जाता है।
ओके तो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म। वही कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, जो बढ़ के जो शरीयानों में जमा होके जो उनको ब्लॉक करती है। ओके डॉक्टर अदील साहब, क्या हाई ब्लड प्रेशर हमेशा परमानेंट है? नहीं देखें, किसी का पहले तो डायग्नोसिस का मसला है ना। लोग क्या होता है, सर में दर्द हुआ, बीपी चेक किया, बड़ा हुआ मिल गया, वो भागे भागे हमारे पास आ गए, सर का दर्द को भूल गए। ठीक है, तो एक तो वो वजह है ना। तो पहले तो डायग्नोसिस हो कि हाँ ये शख्स आ रहा है, वहाँ जो उसको ब्लड प्रेशर का आर्जा है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, जो हमारे अस्पताल में होता है, हम कॉमनली करते हैं। वो 24 घंटे का ब्लड प्रेशर बताता है, डे एंड नाइट का डिफरेंस बताता है, और जो नींद का ब्लड प्रेशर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है, वो बताता है। अगर किसी को लेबल कर दें आपको ब्लड प्रेशर है, तो फिर तो आपने इलाज के 3 हिस्से बताने हैं, एक दवा, खुराक और वर्जिश। ठीक है। तो तीनों मिलकर उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। दवा देंगे उसको, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करेंगे, लो सॉल्ट, जैसे भी डॉक्टर मोहम्मद अली डॉक्टर सुबैर ने बताया, एंड जो फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होता है, हमारे पट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं, नई शरियाने बनती, बीपी नीचे आ जाता है। डॉक्टर मोहम्मद अली, सिर्फ मोटापा दिल की बीमारियां पैदा कर सकता है? पहली बात तो जज़ाकल्लाह, आपने सही बंदे से सही सवाल पूछा है। तो यस, एब्डोमिनल एबोसिटी, जिसको विसरल एडिपोसिटी कहते हैं, यानी कि पेट का अगर ज़्यादा होना और पेट पे चर्बी होना और अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन उस पर जो चर्बी चढ़ती है, वो यकीनन डायरेक्टली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए एक मसला है। तो ओबेसिटी इज इटसेल्फ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू हार्ट डिजीजेस, सिंपल स्ट्रेट आंसर। और सर, क्या डायबिटीज और दिल की बीमारियां दे गो हैंड इन हैंड? जी बिल्कुल। शुगर वाले मरीजों में हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, और ये देखा भी गया है, रिसर्च में भी यही है कि जिनको डायबिटीज़ है उनकी ओवरऑल पूरे जिस्म के शरियानों पे अफेक्ट होता है, चाहे वो दिमाग की हो, जो वो फालिज से भी ज़्यादा प्रोन होते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि डायबिटीज़ की वजह से किसी की टांग काटनी पड़ी, किसी का पैर काटना पड़ा, क्योंकि वो जो शरियाने टांग को खून सप्लाई कर रही है वो इतनी अफेक्ट हो जाती हैं कि वो प्रॉपर्ली टांग को खून मिल ही नहीं पाता, और अल्टीमेटली वो टांग एक बेजान हो जाती है और जिस्म के लिए ख़तरा बन जाती है, तो हमें वो टांग काटनी पड़ती है। और इसी तरह यही एक शरियाने जो है वो दिल को खून सप्लाई करती है, और फिर जो है वो जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है तो उनके बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के मसाइल और गुर्दे ख़राब और डायलिसिस, तो वो ओवरऑल पूरे जिस्म के लिए डायबिटीज़ जो है ना वो खतरनाक है। डॉक्टर विनोद, क्या हार्ट अटैक जो है वो बहुत फिट इंसान को भी हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत फिट इंसान को भी हो सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसको रिस्पेक्टर्स हो सकता है। बहुत से रिस्पेक्टर्स से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था डॉक्टर अली ने कि जेनेटिक कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, और वो फिट इंसान में ही जेनेटिक कंपोनेंट होते हैं जो ज़्यादातर हार्ट अटैक करते हैं। डॉक्टर अदील, क्या सिर्फ चहलकदमी करना हार्ट डिजीज से बचाने के लिए काफी? जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो लेवल इस्तेमाल होना चाहिए। चहलकदमी करना तो वो तो मायने नहीं रखता, तेज चलना जिसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं हम, लेकिन किसी के घुटनों में या जोड़ों में तकलीफ है तो वो चल नहीं पाता। सही। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अपने जिस्म को थकाएं, पसीना आए, तकरीबन आधे घंटे से पौन घंटे की एक्सरसाइज हो पूरे दिन में, सही। चाहे वो जोड़ों को चलाने से हो, एरोबिक्स हो, योगा हो, वेट लिफ्टिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, स्टेशनरी साइकिलिंग है, तो वो सारे काम करने से जो फिजिकल एक्टिविटी हो तो सर से या पाँव तो शरियानों में खून दौड़ता है, तो वो एक्टिविटी जो है वो दिल के हवाले से भी फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को नीचे लाना, शुगर को कंट्रोल करना, और दिल के लिए भी फायदेमंद है। सही। क्या दिल की कमजोरी को तवील अरसे के लिए कंट्रोल किया जा सकता है? दिल की कमजोरी की वजह डिस्कस होनी चाहिए। पहले की जारी बात, अगर किसी का बहुत सारे लोगों का दिल कमज़ोर हो जाता है सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद, जिसको हम पेरीपार्टल कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, तो उनमें 25% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, 25% थोड़ा सा 6-8 महीने के बाद ठीक होते हैं, और 25% बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते। सही। और अगर किसी को हार्ट अटैक की वजह से दिल कमज़ोर हुआ और उसकी एंजियोप्लास्टी वक्त पे हो गई, उसका दिल का फंक्शन शुरू के 1-2 महीना ख़राब हुआ, फिर बिल्कुल ठीक हो गया। सही। इट ऑल डिपेंड्स कि दिल की जो अमराज हैं या दिल की जो कमज़ोरी वो हुई किस वजह से, और फिर यकीनन दवाओं के साथ, डाइट के साथ, लाइफस्टाइल के साथ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। डॉक्टर सुमैर, क्या हार्ट डिजीजेस जो है वो मेजॉरिटी केसेस में प्रिवेंटेबल होती है? जी बिल्कुल, मेजॉरिटी केसेस में ही प्रिवेंटेबल होती है, और जो हमने ये डिस्कशन किया है कि किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो ये है कि टाइमली अपने कोलेस्ट्रॉल का चेक कर लें, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें, फिजिकल एक्टिविटी करवा लें, और अगर खुदा न खास्ता कोई दिल की बीमारी है भी तो उसको हम किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके और उसको टाइमली ट्रीट करते हैं तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। डॉक्टर विनोद, 3 गोल्डन रूल टू प्रोटेक्ट हार्ट। फर्स्ट गोल्डन रूल
फिजिकल एक्टिविटी टू प्रिवेंट द हार्मफुल फूड्स, सही। जो है आपको जो फास्ट फूड जो आपने पूछा भी था मुझसे, कोल्ड ड्रिंक्स और ये से मेंशन रखें, और स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग से प्रिवेंट ही रखें तो अच्छा है, जबरदस्त। शुरू ही ना करें, अगर शुरू कर दिए तो बंद कर दें। थैंक यू सो मच आप सबके टाइम का। इट वाज क्वाइट अ गुड लर्निंग और आप लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इट मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब बात होगी दिल की। आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।